बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको एक सैम्पल आउटलाइन जो आपने ऑलरेडी लिख ली है, जो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस की थी, हम उसको लेके चलते हैं कि बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक मेन हेडिंग है। अब जब आपने इस मेन हेडिंग को लिखना हो ना, आपकी पहली जो पैराग्राफ की लाइन होगी वो एक कनेक्टिंग लाइन होगी जो इस मेन हेडिंग से कनेक्ट होती होगी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्लूजन ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम। आपने सबसे पहले ऐसे में यही लिखना है। फॉर एग्जांपल जब आप वो पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपने उस मेन हेडिंग से कनेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है। ये आपकी वो हेडिंग है। सबसे पहले एक कनेक्टिंग लाइन लगाई कि एज फार एज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अच्छा, मेन हेडिंग से डायरेक्टली लिंक करना है जो मेन हेडिंग आपने उधर आइडिया बताया हुआ। ठीक है। इंक्लूजन ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम इन दी फॉर इंक्लूजन ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम इज़ कंसर्न। आप इस तरह की एक फ्रेज़ बना सकते हो और फिर आप अपना आइडिया पहला लिख सकते हो उसके आगे। ठीक है। पहला तरीका तो ये है, करिकुलम इज़ कंसर्न। आप फिर कॉमा डाल के आप अपना फर्स्ट पॉइंट लिख दें। द फर्स्ट वन इज़, ठीक है, द फोरमोस्ट या द, आप कोई भी इसको डोमिनेंट बनाने के लिए आप वो पॉइंट लिख सकते हो। द फर्स्ट वन इज़, आपने उसकी बात की कौन सा, या आप इस तरह लिख सकते हो कि देयर आर वेरियस, लेकिन देयर आर एक ऐसा ऑर्थोडॉक्स तरीका हो गया लिखने का कि उसको डिस्करेज किया जाता है। ठीक है। वेरियस डिस्टिंक्ट फैक्टर्स are responsible for the inclusion of single national curriculum in the education system। आपने वो आइडिया की एक कनेक्टिंग लाइन, पहली लाइन वो होगी ताकि एग्जामिनर को पता हो कि ये अब उस आइडिया को डिस्कस करने लगा है, उसके पॉइंट्स डिस्कस करने लगा है। ठीक है। वो आपने लिखा। फिर आप आ जाएं पहले आइडिया की तरफ। फर्स्ट आइडिया, एजुकेशनल सेग्रीगेशन इन द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर यूज़ करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपका नहीं था या ये कनेक्टिंग लाइन के बाद वाला है या दूसरा आइडिया, तीसरा आइडिया है, तो सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। आपने एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी होती है। इंट्रोडक्टरी लाइन आपने वही आइडिया को सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है जो आपने आउटलाइन में लिखा था। उसी आइडिया को आपने सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है जो आपने आउटलाइन में लिखा था। और सेकंड आपकी चीज़ आएगी, वो होगी एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट आइडिया। ये एक मिनट वेट करें। ओके, सॉरी। तो आपने फिर उस आइडिया को एक्सप्लेन करना है। आपकी फिर दूसरी चीज़ आएगी, उसको एक्सप्लेनेशन, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर उसकी एक एग्जांपल या रेफरेंस, आपने कोई आइडिया लिया है, कोई पर्सपेक्टिव यूज़ किया है जो आप जनरल नहीं है। ठीक है। तो आपने उसकी एग्जांपल लेनी है या उसका एक रेफरेंस डाल सकते हो। एग्जांपल का भी रेफरेंस होगा, कोई फैक्ट होगा जो आपके एक्सप्लेनेशन को, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसोलिडेट करे। ठीक है, सब्सटेंशिएट करे, उसका प्रूफ हो। और एंड पे आपने कंक्लूडिंग लाइन डालनी है, कंक्लूड करना है अपने बॉडी पैराग्राफ को। ठीक है, लाजमी। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जो फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अब हमने उसको कनेक्ट कर लिया मेन आइडिया से। अब हमने जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसकी एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखेंगे,
उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उसका रेफरेंस देंगे और उसको कंक्लूड करेंगे, उसकी कोई एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये आइडिया था, हम इसी आइडिया को लेके चलते हैं, ठीक है, इसी आइडिया को लेके चलते हैं। तो एजुकेशनल सेग्रीगेशन इन द एजुकेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल ये आइडिया हमने इसको उसी फॉर्मेट में लिखना है। आप फर्स्टली से स्टार्ट कर सकते हो। हेलो, वालेकुम सलाम। नहीं, मैं बस 10 मिनट तक आया, मैं क्लास बस में ले रहे हैं, मैं आ रहा। हाँ, मैं इत्थे ही घर ते हैं, घर आए हैं। मैं आया, बस आया। ओके बच्चों, तो अब आपने इसको एजुकेशनल सेग्रीगेशन, इसकी एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली कनेक्टिंग वर्ड डाला करें। पहला आइडिया उसके लिए फर्स्टली लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख सकते हो। दूसरे आइडिया के लिए मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू दिस। वही कनेक्टिंग वर्ड सबसे पहले आएगा ताकि चेकर को पता हो कि वो इसके फॉर लिख रहा है, इसके फेवर में लिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आएगी फर्स्टली educational segregation within the education system is due to the large division या large कह लें कि एक डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो आप इस ड्यू टू द लार्ज गैप between the quality of public sector and private sector, आपने वो आइडिया, अब आपकी जो आइडिया आपने आउटलाइन में डिपिक्ट किया है उसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आएगी, उसको आपने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। एजुकेशनल सेग्रीगेशन विद इन द एजुकेशन सिस्टम इज ड्यू टू द लार्ज गैप बिटवीन द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये आपने लिखा, अब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडेड इन द पब्लिक स्फीयर don't have या do not have much resources allocated for much resources, कौन से resources, कॉमा डालें, allocated for development, ठीक है, या आप quality assurance, ठीक है, quality assurance लिख लें। यानी कि जो प्राइवेट पब्लिक स्फीयर में स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। आपने अब एक्सप्लेनेशन, अपना आइडिया एलेबरेट कर रहे हैं, आपने कोई किसी का आइडिया, कोई फैक्ट, कोई कुछ नहीं डालना, अपने आइडिया को एक्सप्लेन करना। वाइल द प्राइवेट सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय elitism that allows it to get the best possible resources to give quality education। आपका ये आइडिया है सेकंड, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड है एलिटिज़म से, जो उसको अलाउ करता है कि वो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज कर सके क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, ठीक है। मोर ओवर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स ऑन पाकिस्तान keep it from spending much on human development
इंक्लूडिंग द एजुकेशन सेक्टर। अब आपने ये आइडिया अपना एलेबोरेट कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको कंसोलिडेट करने के लिए आपने देना है रेफरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक आर्टिकल था, मैंने पढ़ा ड्यूरिंग रिसर्च, मैंने उसमें देखा कि जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन की होनी चाहिए वो मिनिमम 3% रिकमेंडेड है बाय क्या 5% रिकमेंडेड है, शायद 5% रिकमेंडेड है ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से या यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी की तरफ से, लेकिन आप 1.8% एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। लाइक पाकिस्तान एलोकेटेड ओनली, आपने बेसिकली करना क्या होता है ऐसे में, आपने किसी दूसरे फैक्ट को लेके अपना एक पूरा पॉइंट बना लेना होता है, आपने एक आइडिया बिल्ड कर लेना होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई पर्सपेक्टिव मिले फिर आपने लिखना है, आप एक फैक्ट देखें कि मैं इस फैक्ट से कौन कौन से आइडियाज़ निकाल सकता हूँ, कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ओनली 1.8% ऑफ इट्स जीडीपी फॉर एजुकेशन सेक्टर, हाउएवर वर्ल्ड बैंक या यूएनडीपी recommends to allocate minimum 5% of, परसेंट भी आप पूरा लिखें ज़्यादा प्रेफर्ड है, लेकिन परसेंट को आप ऐसे भी लिखने कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन 5% फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं परसेंट, 5% ऑफ जीडीपी फॉर एजुकेशन। अब इसके साथ आपने रेफरेंस देना है। रेफरेंस कैसे देते हैं मैंने पहले बताया हुआ है कि आपने ये आर्गूमेंट एंड की, आप राइटर का नाम लिखेंगे जो आपने आर्टिकल पढ़ा, फिर उसके आर्टिकल या बुक का नाम या कोई भी रिपोर्ट का नाम है आप वो लिख सकते हो, या सिंपली राइटर नहीं है रिपोर्ट का तो रिपोर्ट का नेम लिख के उसका ईयर लिख दो, ठीक है। बुक आ गई, रिपोर्ट आ गई, और लास्ट पे आपने कॉमा डाल के ईयर डालना है। ये एक तरीका है। या दूसरा तरीका कि आपको आर्टिकल, बुक, रिपोर्ट का नाम याद नहीं है तो सिंपली राइटर और ईयर लिख दें उसके रेफरेंस के तौर पे। आपने और कोई रेफरेंस दरमियान में, या आप ये भी लिख सकते हो, रेफरेंस अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। इन दी फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट या यूएनडीपी रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो आप ऊपर भी उसका सेंटेंस के अंदर भी ये रेफरेंस इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ईयर लिखना है, ईयर लिखना है, ठीक है। नहीं याद आता उधर की सिचुएशन और है, लेकिन तैयारी आपने इसी पैटर्न पे करनी है। 10 हेंस कंक्लूड करें, और ये वर्ड भी रिपीट ना हो बार बार। फॉर एग्जाम्पल एक पैसेज में 10 यूज़ किया, देयरफॉर यूज़ करें, इन शॉर्ट यूज़ करें, फिर आप हेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिडंडेंसी को अवॉइड करना है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे ये है एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है। तो 10 आपने कंक्लूड कर दिया। 10 सिंगल नेशनल, अब आपने अपने टॉपिक की तरफ या मेन आइडिया की तरफ दोबारा आना है। सिंगल नेशनल करिकुलम was purposed to reduce the public-private gap। अपनी वही बात अपने एंड की कि इसलिए सिंगल नेशनल करिकुलम लगाया गया। एक आधी लाइन और भी ऐड कर सकते हैं। 80 to 120 वर्ड्स आपका जनरल लिमिट होती है, यानी कि हाफ पेज या पौना पेज आप कह सकते हैं कि, तो ऑलमोस्ट 1/2 और 3/4 ऑफ द पेज आप यूटिलाइज करो एक पैसेज के लिए। अब आपने नेक्स्ट पैसेज लिखना है, दोबारा स्पेस छोड़ें, एक लाइन छोड़ें, अगला पैसेज लिखें, थोड़ी सी जगह छोड़ के मोर ओवर लिखें अगर आपका सेम आइडिया। फॉर एग्जांपल हम सेम आइडिया नहीं, हम ऑपोजिट साइड बताना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने पहले उसकी तारीफ़ की, अब हम उसकी क्रिटिसिज्म बताना चाहते हैं। तो आपका सबसे पहले कनेक्टिंग लाइन आएगी दोबारा आइडिया से कि कन्वर्सली कनेक्टिंग वर्ड ऐसा यूज़ करना है, या इन कंट्रास्ट वो यूज़ करके, ताकि पता चले चेकर को कि आप ऑपोजिट साइड पे चाह रहा है कि SNC has also been subjected to wider public criticism या wider criticism due to some of its provisions या aspects, ठीक है। Like सिंपल। अब आपने अगला आइडिया दोबारा वही, आपने पहले इंट्रोडक्टरी लाइन दी, आइडिया वही जो आपने आउटलाइन में लिखा उसके ही सेंटेंस बनाना है, उसकी फिर आपने एक्सप्लेनेशन दी, उसका फिर आपने एक एग्जांपल या रेफरेंस दिया विद प्रॉपर रेफरेंस, एंड पे कंक्लूड कर दिया।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही चीज़ है, आप डालते हो, अब कन्वर्सली एक दफ़ा यूज़ कर लिया, अब नेक्स्ट आइडिया फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी का यूज़ करें तो नेक्स्ट आइडिया क्या था कि इसमें कि द कंसर्न ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नॉट एड्रेस्ड, तो हमने एक दफ़ा कन्वर्सली यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट वर्ड पैराग्राफ में आपने फर्दर मोर ओवर यूज़ करना है ताकि उसको पता चले कि ये इसी पॉइंट में या इसी आइडिया में फर्दर चीज़ें ऐड करने लगा है, फर्दर मोर। ठीक है, फर्दर मोर लिख के आपने वही सेम आइडिया दोबारा ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या लिखा कि फर्दर मोर द केस ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, द केस ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन has not been considered in the single national curriculum। वो आइडिया आपने बताया, उसको दोबारा एक्सप्लेनेशन इसकी दी कि इतने इतने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं जिनको कंसर्न नहीं किया गया। फिर आपने अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बताया कि हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल 2.2 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, तो आपने ये इसका रेफरेंस भी देना है कि ये 2.2 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, ये किसने कहा है, कौन सी रिपोर्ट कह रही है, कहाँ से ये फैक्ट आया आपको, या आप लिखे अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी रिपोर्ट। ठीक है, या वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, आपने वो बताना है। कोई भी फैक्ट आपने विदाउट रेफरेंस यूज़ नहीं करना, या तो सेंटेंस के अंदर ही बताएं कि दिस रिपोर्ट रेफर्ड एज दिस, या आप एंड पे फिर उसको इस तरह रेफ़र करें कि आपने राइटर का नेम, आर्टिकल, बुक का नेम और साथ ही बात समझ आ गई। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है? अगेन आपने पहला वर्ड ऐसा बताना है कि उसको पता चल जाए कि ये एक्सक्लूसिवली लिख सकते हैं आप, टू कंक्लूड लिख सकते हैं, फिर कॉमा डालें। आपने सबसे पहले अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। कंक्लूजन के लिए सबसे पहले आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, टू कंक्लूड लिखें, थीसिस स्टेटमेंट लिखें, प्रेफरेबली उसको रीफ्रेज करके लिखें, या अगर आप एज इट इज़ भी लिख दें तो डजेंट मैटर। थीसिस ऐसे में आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट बार बार रिपीट करनी होती है ताकि पता हो कि आप रेलेवेंट हैं। थीसिस स्टेटमेंट लिखें, अपने मेन आइडियाज़ को रिपीट करें कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, एंड कहाँ पे। एक सिंगल लाइन लिखनी है, एक सिंगल। फॉर एग्जांपल आपने अब सारा कुछ दोबारा डिस्कस इंट्रोडक्शन की तरह नहीं करना। मेन पॉइंट्स के वेरियस फैक्टर्स हैं, बेशक फैक्टर्स ना भी बताएं उसके लिए, लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म, कोई एक चीज़ आपने हाईलाइट करनी है जो आपके पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कोई दो चीज़ें हाईलाइट करें। फॉर एग्जांपल हर चीज़ का एक एक दो दो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेन आइडियाज़ को रिपीट करें और एंड पे एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दें, कंक्लूडिंग लाइन लिखें। ठीक है, कि it has been envisioned that this single national curriculum will change the course of education system for Pakistan. Let's hope, या let's नहीं, as first person use नहीं करना, कि hopefully it will be a great upside for education, for Pakistan's education system, and preferably government may take these steps to revamp or to concrete the basic idea or agenda behind the single national curriculum. ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, आपने इस तरह इस चीज़ को कंसोलिडेट करना है। आपका कल का जो टॉपिक है आपने कंप्लीट ऐसे लिख के मुझे सबमिट करवाना है। सबने, ज़ैनब आपने भी, बाकी सबने आपने मुझे कंप्लीट ऐसे लिख के सबमिट करवाना है। आपने पैराग्राफ का स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है। कोई ये जो इनपुट दे दिया इस पे काम करे, कोई कन्फ्यूजन है मेरे से ओपनली डिस्कस करे। ठीक है, अभी तक मुझे बताया कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है।